उनका कद कम से कम 6 फुट तो होगा और आंखें देखो कितनी खूबसूरत हैं। बंदे की पर्सनैलिटी में बात तो है। लवीज़ा ने मुस्कुराते हुए माहीन को कोहनी मारी थी। वो जो पार्टी में भी मोबाइल पर टेस्ट देखने में मसरूफ़ थी। लवीज़ा की अचानक कोहनी मारे जाने पर हड़बड़ा गई। गुस्से से एक निगाह लवीज़ा पर डाली, जो चीफ गेस्ट को घूरने में मसरूफ़ थी। लवीज़ा, ज़रा सी जो शर्म है ना तुम में, तो वो कर लो। तमीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं है। तुम में सुबह से उस बेचारे को घूरे जा रही हो। माहीन ने चबा चबा कर एक लफ्ज़ अदा किया था, मगर वो कहाँ सुनने वाली थी। तुम एक बार देखो तो सही। तुम तो ऐसे नज़रें झुकाए उसे देखने से शर्मा रही हो, जैसे वो तुम्हारा मुस्तकबिल का होने वाला दूल्हा हो। अरे भाई, इंसान है, बतौर चीफ गेस्ट आया है। उसको देखने में तुम्हें क्या मसला है? लवीज़ा ने उसे समझाना चाहा था, मगर शर्म से उसके गाल सुर्ख होने लगे थे। वो खुद पर काबू पाते हुए लवीज़ा को घूर कर रह गई। लवीज़ा बेशर्मी से अपनी भतीसी की नुमाइश करने लगी, जबकि माहीन ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया था। लवीज़ा ने माहीन से दरख्वास्त की थी कि आज तो पार्टी है, तुम कलर ड्रेस में आना, दोनों मिलकर बहुत सी तस्वीरें बनाएंगे। माहीन ने उसकी एक न सुनी। आज भी वो खुद को बाया में छुपा कर आई थी। तभी गर्मी से बेहाल होकर माहीन कहने लगी, 1 मिनट में वॉशरूम में जाकर अपना हिजाब सेट करके आती हूँ, तुम यहीं मेरा इंतज़ार करना। लवीज़ा ने इस बात में सर हिलाया तो वो चुपचाप छोटे छोटे कदम उठाते हुए यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग तक आई, जो ग्राउंड से काफ़ी दूर थी। यहाँ उसे पार्टी का मधम शोर सुनाई दे रहा था। वो ग्राउंड जिसमें पार्टी के इंतजामात किए गए थे, वहाँ गाने की आवाज़ गूंज रही थी। वो वॉशरूम गई तो उसे महसूस हुआ जैसे उसका कोई पीछा कर रहा है। उसने मुड़कर देखा तो चीफ गेस्ट का सेक्रेटरी उसके पीछे आ रहा था। थोड़ी देर के लिए वो रुक गई। उसे डर लग रहा था। उसे खुद पर गुस्सा आने लगा कि लवीदा को साथ लेकर आना चाहिए था ना। वो डरपोक लड़की 2 पल के लिए सहम गई थी, मगर फिर खुद को मजबूत बनाते हुए जल्दी से वॉशरूम में घुस गई। उसने दरवाज़ा खोलकर देखा तो सीढ़ियों पर अभी तक वो आदमी खड़ा हुआ था, जैसे इसके इंतज़ार में हो। इसने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया और अंदर खड़े होकर लंबे लंबे सांस लेने लगी। उसे घबराहट सी हो रही थी। एक अनजाने खौफ ने उसे परेशान कर दिया था। 15 मिनट बाद वो जैसे ही सीढ़ियाँ उतरते हुए पहली मंजिल पर आई, तो सामने उस आदमी को खड़े हुए पाया। शायद वो इसी इंतज़ार में खड़ा हुआ था। वो उसे नज़रअंदाज करते हुए जल्दी से वहाँ से गुजर जाना चाहती थी, मगर तभी वो आदमी कहने लगा, मैडम बात सुने। खौफ के मारे उसके पूरे जिस्म में कपकपी तारी हो गई। तभी वो बगैर कुछ बोले मुड़ी और सवालिया नज़रों से देखने लगी। वो आदमी करीब आया और कहने लगा, क्या आपका नंबर मिल सकता है? माहीन ने नफ़ी में सर हिलाया और वहाँ से जाने लगी, मगर वो आदमी बहुत ढीठ था। इसके सामने बाजू करते हुए वो उसे जाने से रोक चुका था। वो सहम गई थी। तभी वो आदमी कहने लगा, आप मुझे मुसब्बत जवाब दिए बिना यहाँ से नहीं जा सकती। महीन को गुस्सा आने लगा। वो चिल्लाते हुए कहने लगी, एक बार कहा है ना कि मैं नंबर नहीं दे सकती। कपकपाहट उसकी आवाज़ से वाज़ेह महसूस की जा सकती थी। यही वजह थी कि वो आदमी उस पर आसानी से हुक्म चला रहा था। महीन कहने लगी, मैंने नहीं बल्कि शहरयार दुरानी ने आपका नंबर मांगा है, जो उस फंक्शन के चीफ गेस्ट भी हैं। ये सुनकर महीन को गुस्सा आ गया। वो कहने लगी, चाहे वो जो कुछ भी बनकर हमारे कॉलेज में आ जाएँ, मेरी नज़र में उनकी कोई अहमियत नहीं। प्लीज़ यहाँ से चले जाइए, बल्कि मैं ही चली जाती हूँ। उसका हाथ झटकते हुए वो जाने लगी, जब वो आदमी कहने लगा, आप इनकार करके अच्छा नहीं कर रही। शायद आप शहरयार दुरानी के नाम से वाकिफ़ नहीं हैं। अगर होती तो ये हमाकत करने की कोशिश भी ना करती। आप पछताएँगी। ये कहकर वो आदमी वहाँ से चला गया। महीन को गुस्सा आने लगा कि वो उसे धमकाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वो बगैर सोचे समझे जब उस आदमी के पास से जाने लगी, मगर इससे पहले शहरयार दुरानी उस आदमी तक पहुंच गया। लड़की का इनकार सुनकर उसे खुद पर गुस्सा आने लगा। वो आगे बढ़ा। माहीन पहली बार डरी नहीं बल्कि डटकर खड़ी हो गई। गुस्से से लाल होती आंखों के साथ उसकी आंखों में आंखें डाले घूरने में मसरूफ़ था। जब लवीदा वहां आ पहुंची, अहमद दुरानी को माहीन के साथ देखकर उसे हैरत हुई थी, मगर शहरयार के तासुरात बता रहे थे कि कुछ तो हुआ है। वो जल्दी से माहीन की तरफ आई और उससे पूछने लगी। तभी शहरयार कहने लगा, तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानता हूँ। जल्दी बताओ, चंद दिन मेरे साथ गुजारने का कितना लोगी? शायद उसे कोई गलतफ़हमी हो गई हो थी, इसलिए एक अनजान चेहरे के सामने वो इतनी बड़ी बात कह गया था। लवीज़ा ने तो ये बात सुनकर अपने मुँह पर हाथ रख लिया था, जबकि गुस्से से माहीन की दिमाग की रगें फटने लगी। उसने एक ज़ोरदार तमाचा शहरयार के मुँह पर दे मारा और रोते हुए वहाँ से गेट की तरफ चली गई। लवीज़ा भी इसके पीछे-पीछे जाने लगी, जबकि वो नहीं जानती थी कि उसने कितने बड़े तूफ़ान को दावत दे दी थी। अब्बा, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, ये नामुमकिन है। माहीन ने रोते हुए बाप के सामने हाथ जोड़े, जो शराब के नशे में धुत खुलती बंद होती आँखों के साथ अपनी सगी बेटी को हुक्म सुना चुका था। अब्बा, आपको पैसे चाहिए ना, मैं आपको ला के दूँगी पैसे, मगर मेरी इज़्ज़त को ऐसे पामाल मत कीजिए, मैं मर जाऊँगी। महीन बाप के पाँव पड़ गई, मगर वो ज़ालिम शख्स अपने नशे की हालत में अपनी बेटी को बेचने की बातें कर रहा था। भाड़ में गया तेरा पैसा, मैं जुए में तुझे हार चुका हूँ।
अब तेरा मालिक मेरा यार फारिस है, दफ़ा हो जा यहाँ से। अगर मेरी नज़रों के सामने रही तो मैं तेरा गला दबा दूँगा और सामने वाले नाले में फेंकूँगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि भगोड़ी माँ की ये बेटी आखिर गई कहाँ। फुरकान अहमद ज़्यादा पीने की वजह से अपने होशो-हवास खो चुके थे। ऐसे में जब उसके दोस्त फारिस ने उसकी दुखती रग पर हाथ रखते हुए उसकी बीवी का ज़िक्र किया, तो वो तिलमिला उठा। सारी ज़िंदगी वो अपनी बेटी से इसलिए नफ़रत करता रहा था, क्योंकि शादी के अव्वलीन दिनों में उसकी बीवी घर से भाग गई थी। फारिस ने अपना दाँव चला दिया था। वो कब से माहीन पर बुरी निगाह रखे हुए था और आज मौका था कि वो फुरकान अहमद को जज़्बाती तौर पर ब्लैकमेल करके उसकी बेटी को आसानी से हासिल कर सकता था। और उसकी चाल कामयाब ठहरी। फुरकान अहमद अपनी इज़्ज़त की परवाह किए बगैर बेटी ज़बरदस्ती अपने दोस्त को थमाने के लिए तैयार था, जो उसे गलीज़ नज़रों से घूर रहा था। तेरी माँ भी ऐसे नाफरमान थी जैसे तू है, तुझे पता है? तू हूबहू अपनी माँ के जैसी है। फुरकान अहमद ने लड़खड़ाते हुए चंद जुमले अदा किए थे। वो रो रही थी। उसे सिर्फ़ अपने बाप का सहारा था और अब वही उसकी इज़्ज़त का दुश्मन बना हुआ था। अब्बा, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ, आपको तालीम नहीं पसंद, मैं पढ़ना छोड़ दूँगी, मगर मुझे बेचो तो मत। मैं तुम्हारी सगी बेटी हूँ, होश में आए अब्बा। ऐसा करके आप खुद ब खुद बाद में पछताएँगे। वो हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि किस तरह अपने बाप को इस बात पर कायल कर ले। तभी फारिस खबासत से मुस्कुराते हुए उसकी जानिब बढ़ने लगा। उसका बाप ज़्यादा पीने की वजह से वहीं लड़खड़ाते हुए फर्श पर ढेर हो गया। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। फारिस चेहरे पर फिरौनियत लिए उसकी जानिब बढ़ रहा था। वो रोते हुए खुद को चादर में ढांपते एक कदम पीछे ले रही थी। इन हालात को देखते हुए उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। उसके ज़हन में वहीं एक जुमला गूंज रहा था, भगोड़ी माँ की बेटी। तभी थोड़ी देर खुद को रिलैक्स करते ही इसका दिमाग चलने लगा। इसने पूरी कुव्वत से फारिस को धक्का दिया, जो पहले ही नशे की वजह से लड़खड़ा रहा था। वहीं से भागते हुए घर से निकल गई। इसके कान में अभी तक उसके बाप के अल्फाज गूंज रहे थे। वो अपनी माँ के बारे में जानना चाहती थी, मगर उसके वालिद हमेशा उसे चुप करा देते। ज़रमीना बेगम का जिक्र सुनते ही वो गुस्से से कांपने लगते और बेटी पर हाथ उठाने से भी बाज ना आते। इसके पाँव चप्पल ना पहनने की वजह से जख्मी हो चुके थे, मगर उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वो अंधाधुंध सड़क पर भाग रही थी, एक वीरान सड़क जहाँ पर रात के इस पहर कोई मौजूद नहीं था। ऐसे में वो 20 साल की लड़की खुले बालों के साथ बगैर दुपट्टे के सड़क पर भागती जा रही थी, जैसे सड़क का अख्ताम ही उसकी मंजिल का तयन करेगा। आंसुओं से उसका चेहरा भीग चुका था, पसीने से शराब, और वो बार-बार हाथों से आंसू को साफ करते हुए सड़क पर भागने लगी। उसे नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना है। उसे बस इतना मालूम था कि उसे अपनी इज़्ज़त बचानी है। सुबह इसने शहरयार दुरानी को थप्पड़ मारा था और शाम में ये वाक़या हो गया। उसका दिमाग इस कदर सुन्न हो चुका था कि बस वो भागती जा रही थी। तभी दूर से आती हुई लाइटों ने उसे आंखें बंद करने पर मजबूर कर दिया। रफ्तार में कमी आ चुकी थी, लेकिन वो गाड़ी इतनी तेज़ स्पीड में थी कि सामने आती लड़की को ना देख सकी। और फिर एक ज़ोरदार तसादुम हुआ जिसने सारे इलाके को हिलाकर रख दिया। एक दिल-खराश चीख अपनी पूरी कुव्वत से गूंजी और फिर हर तरफ खामोशी छा गई। जब उसको होश आया तो एक हॉस्पिटल में थी। भारी होते सर पर हाथ रखे वो घबराकर उठ बैठी। इर्द-गिर्द का जायज़ा लेते ही वो मुतमईन हो गई कि अब उसकी इज़्ज़त को कोई खतरा नहीं। हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए उसे महसूस होने लगा जैसे उसे मुतवातर कोई घूर रहा है। उसने फ़ौरन अपनी आंखें खोल ली और एक बार फिर सामने की तरफ देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। अपने साथ वाले बेड पर उसकी नज़र गई तो उसकी आंखें वहीं थम गईं। उसका यकीन नहीं आ रहा था कि वो शहरयार दुरानी को अपने सामने है। नर्स ने शहरयार को बोला, टेंशन और परेशानी की वजह से ये बेहोश हो गई थी। आप इनको अपने साथ ले जा सकते हैं। ये सुनते ही वो जल्दी से बेड पर उठ बैठी और कहने लगी, मैं इनके साथ हरगिज़ नहीं जाऊँगी। इस बात पर शहरयार दुरानी के तेवर बदले थे। वो गुस्से से उठ खड़ा हुआ और इसकी जानिब बढ़ने ही वाला था। तो फारिस, इसके वालिद का दोस्त, कमरे में दाखिल हुआ और आते साथ ही कहने लगा, बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती नहीं कराऊँगा। बस तुम घर चलो। मेरा बाप से भी कोई नाराज़गी होती है। पहले तो माहीन को इसकी ये बात समझ ना आई, मगर खुद को शहरयार दुरानी को सौंपने से अच्छा था कि वो चचा फारिस के साथ चली जाए। मुमकिन था कि वहाँ से उसे अपने वालिद के घर छोड़ दे। उसने सोचा कि वो चचा को समझा लेगी, क्योंकि वो उस वक्त नशे में थे, इसलिए ऐसी बातें कर रहे थे, मगर हकीकत में वो ऐसे नहीं थे। उसे इस बात का एतबार था। वो जल्दी से उठ खड़ी हुई और आगे बढ़ के कहने लगी, अब्बा, मैं आपके साथ घर चलूँगी। आप जिससे कहेंगे मैं शादी कर लूँगी। वो दोनों अदाकारी कर रहे थे और ये साफ ज़ाहिर हो रहा था शहरयार दुरानी गुस्से थे। फारिस की जानिब बढ़ा और इसके गिरबान पकड़ते हुए कुछ कहने ही वाला था। जब पुलिस वाले अंदर दाखिल हुए, मजबूरन उसे थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ा। वो हॉस्पिटल में कोई तमाशा नहीं चाहता था। इसने सोच लिया था कि उस बूढ़े को बाद में सबक सिखाएगा और माहीन को तो वैसे भी नहीं छोड़ने वाला था। उसके कई आदमी उस लड़की पर नज़र रखे हुए थे। उसने फारिस का गिरबान छोड़ा और गुस्से से ज़ोर से बेड को पाँव मारते हुए वो कमरे से ही निकल गया। माहीन ने सुख का सांस लिया था। पुलिस वाले किसी और केस के सिलसिले में हॉस्पिटल आए हुए थे। जब दो लोगों को एक दूसरे का गिरबान पकड़े हुए देखा, वो खैरियत मालूम करने चले आए। फारिस हंसते हुए उनसे बात करने लगा। माहीन के पास यही मौका था कि वो यहाँ से भाग निकले। इसके बिल्कुल पास ही कमरे का स्विच बोर्ड था, तो उसने जल्दी से सारे बटन बंद कर दिए। सब लोग चौंक गए। कमरा अंधेरे में नहा गया।
कमरे में मौजूद सब लोग स्विच बोर्ड ढूंढने लगे, लेकिन माहिन वहाँ से भाग निकली। इसने अच्छे से अपना चेहरा ढका और वहाँ से चली गई। उसे मालूम था फारिस चचा उसका पीछा ज़रूर करेंगे, इसलिए वो आरज़ी ठिकाना ढूंढ रही थी ताकि वो यहाँ से चले जाएँ। न जाने शहरयार दुरानी इसके पीछे क्यों पड़ा हुआ था, वो तो उसे जानती तक नहीं थी। आयतुल कुर्सी का विर्द करते हुए और जल्दी से हॉस्पिटल से निकली थी, तभी उजलत में इसका टकराव एक औरत के साथ हुआ जो खूब बन संवर कर हॉस्पिटल में दाखिल हो रही थी। तभी उसने महीन को देखा और पूछने लगी, लड़की इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? महीन को और क्या चाहिए था? उसको लगा कि वो औरत ही उसकी मदद कर सकती है। उसने इस बात में सर हिला दिया। डर और घबराहट के मारे उसके मुंह से कुछ बोला नहीं गया। उसने उस औरत पर सिर्फ इसलिए एतबार किया क्योंकि वो औरत थी, वरना अनजान लोगों पर इस तरह कौन भरोसा करता है। वो औरत तो चाहती यही थी कि वह लड़की खुद इसके साथ जाने पर राज़ी हो जाए। उसे फारिस ने भेजा था। वो कोई और नहीं, शहर के मशहूर कोठे दास्तान की मालकिन थी। फारिस ने पहले ही कुछ तस्वीर सुनहरी को दिखा दी थी। वो माहीन से वाकिफ़ थी। माहीन उसे कुछ ज़्यादा ही पसंद आई थी। वजह इसकी कम उम्र थी। वो मुँह में पान रखते हुए उसे गाड़ी तक लिया और फिर गाड़ी किसी नई मंजिल की तरफ रवाना थी। एक ऐसा मोहल्ला जहाँ लोग दिन के वक्त जाना पसंद नहीं करते। वो शरीफज़ादी वहाँ पहुँच गई थी। वहाँ पहुँचते ही उसे एहसास हुआ कि वो फारिस चचा के घर से भी ज़्यादा गलीज़ जगह पर आ पहुँची है। उसने बेयकीनी से उस औरत की जानिब देखा। सुनहरी ने उसकी जानिब देखने के बजाय अपनी नज़रें सामने टिकाए रखी। ज़बरदस्ती माहीन का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए अंदर ले जाने लगी। माहीन ने भागने की बहुत कोशिश की, मगर वो बेबस हो गई। उस औरत के 4 गार्ड भी उसके साथ थे। वो ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी क्योंकि ये सब उसका अपना किया धरा था। अगर वो अनजान औरत पर यकीन न करती, तो आज उसे गंदी गली की ज़ीनत भी ना बनना पड़ता। उसे बड़े हाल में ले जाया गया, जहाँ उसकी बोली लगाई जानी थी। सुनहरी बेगम यही तो करती थी। अगर उसे अपना फ़ायदा किसी लड़की को बेचने में होता, तो उसे बेच दिया करती। उसे फ़ारिस पर भरोसा नहीं था। आज तक वो जितनी भी लड़कियाँ लाया था, उनमें से ज़्यादातर तो भाग गई थी या अक्सर ने खुदकुशी कर ली थी। हुँ। वो चाहती थी कि जल्द से जल्द इस मुसीबत को अपने सर से टाल दे। रोते हुए जब उसे स्टेज पर लाया गया और उसकी नज़र सामने बैठे हुए लोगों में पड़ी, तो वो हैरान रह गई। उसके वालिद भी वहाँ मौजूद थे और उसके साथ फ़ारिस चचा भी बैठे थे। वो रोने लगी, उसका दिल चचा फ़ारिस के टुकड़े-टुकड़े कर दे। बेबसी से वो स्टेज पर खड़ी रही। तभी बोलियाँ शुरू हुई। बोली की शुरुआत सुनहरी बेगम ने 8 लाख से की। मजमे में बनबनाहट शुरू हो चुकी थी। उसके वालिद नशे में धुत कुर्सी पर बैठे हुए थे, जैसे वो कुछ समझ ना पा रहे हों। उसका दिल चाहा दौड़कर अपने वालिद के पास चली जाए और उसे समझाए कि वो अच्छा नहीं कर रहे, मगर वो इतने सालों से समझाती आ रही थी। आज तक उन्होंने अपनी बेटी को समझने की कोशिश ही नहीं की थी। अपनी आने वाली ज़िंदगी का सोचकर ही उसने अपनी आँखें मीच लीं। तभी फुरकान अहमद को होश आया। फ़ारिस कब से उसे नशे और ड्रग्स जैसी बुरी आदत का आदी कर रहा था। 2 दिन का पुराना नशा टूटा तो फुरकान अहमद ने इर्द-गिर्द नज़र दौड़ाई। गैरत ने जोश मारा, सामने बेटी को खड़े पाया तो हैरान रह गया। अभी वो होश में आया ही था, जब उसे अपने पास फ़ारिस देखा। उसने बेयकीनी से फ़ारिस को देखा और फिर सामने स्टेज पर खड़ी हुई लड़की को देखकर उसे बात समझने में 1 सेकंड भी नहीं लगा। उसने फ़ारिस का हाथ झटका और जल्दी से स्टेज पर जा पहुँचा। अपनी बेटी का हाथ थामा और इसे लिए वहाँ से जाने लगा। महीन बाप को होश-ओ-हवास में देखकर रोने लगी। उसे यही उम्मीद थी कि उसके वालिद उसे मायूस नहीं करेंगे। वो दोनों जा रहे थे, तब सुनहरी बेगम आगे बढ़ी और कहने लगी, "ए बुड्ढे, कौन है तू? लड़की को लेकर कहाँ जा रहा है? ये मेरी अमानत है, अगर यकीन नहीं आता तो फ़ारिस से पूछ ले। इसने मुझे 10 लाख में बेचा है।" सुनहरी बेगम शदीद गुस्से में फ़ारिस को घूरे हुए कहने लगी, जो मामलात को ख़राब होता देख वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था। महीन को लगा कि इसका बाप कमज़ोर है, वो सुनहरी बेगम के सामने टिक नहीं सकेगा। मगर तभी एक थप्पड़ की आवाज़ ने वहाँ बैठे हर इंसान को खामोश करवा दिया था। फुरकान अहमद ने सुनहरी बेगम के मुँह पर एक थप्पड़ मारा और अपनी जेब में पड़ी हुई बंदूक निकाल ली। सब लोग डर गए। सुनहरी बेगम भी बेयकीनी से गाल पर हाथ रखे हकलाते हुए कहने लगी, "ये तुम क्या कर रहे हो? पागल-वागल तो नहीं हो गए?" तभी फुरकान अहमद अपनी बेटी को लिए सबको बंदूक के इशारे से खामोश करवा के वहाँ से निकल पड़े। घर आके उन्होंने बेटी को कह दिया, "जल्दी से पैकिंग कर लो। हम यहाँ 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकेंगे। बाकी बातें बाद में करेंगे। जल्दी करो, जो उठाना है उठा लो, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। वो लोग पहुँचने ही वाले होंगे।" माही रोते हुए मोहब्बत-पाश नज़रों से बाप को देखने लगी। इसने 20 साल में पहली बार उसकी फ़िक्र की थी। उसने जल्दी से अपना मुख्तसर सामान बाँधा। वो लोग घर से निकले ही वाले थे जब 2 काली गाड़ियाँ उनके सामने आ रुकीं। माही डर के मारे 2 कदम पीछे हुई, तभी फुरकान अहमद ने इसका हाथ थाम लिया और इसे पकड़कर इस गाड़ी में बिठा दिया। वो बेयकीनी की कैफियत में बाप को देखने लगी। तभी उसका बाप कहने लगा, "परेशान मत होना, मैं तुम्हें महफूज हाथों में सौंप रहा हूँ। जल्द ही मामलात संभलने के बाद मैं तुम्हें वहाँ से ले आऊँगा।" माही ने बाप का कहा मान लिया। अगर वो नशे में होता तो वो हरगिज़ इसका कहा ना मानती। मगर जब से उसने होश संभाला था, पहली बार उसने अपने बाप को बगैर नशे के देखा था। उसे इसकी बात पर पूरा यकीन आ गया था। वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। 5 मिनट वो लोग वहीं बैठे रहे। खौफ के मारे इसके हाथ-पाँव काँप रहे थे, पसीने से उसका चेहरा शराबोर था। उसने अचानक खिड़की की बाहर देखा तो गाड़ी का ड्राइवर एक बहुत बड़ा बैग इसके बाप को थमा रहा था। उसे तजस्सुस हुआ कि आखिर इस बैग में क्या है? मगर वो इस वक़्त इतनी परेशान थी कि वहाँ से हिल भी ना पा रही थी।
ऐसे में वो अपने बाप को बुलाकर क्या पूछती, उसने सोचा इसी ड्राइवर से ही पूछ ले। वो चुपचाप बैठी थी जब ड्राइवर आया और गाड़ी चलाने लगा। आपने मेरे बाबा को बैग में क्या दिया है? मैं डरते-डरते सवाल किया, मगर सामने मौजूद शख्सियत ने कोई भी जवाब न दिया। उसने 6 से 7 बार यही सवाल दोहराया और उसे मायूसी का सामना करना पड़ा। वो आदमी खामोशी से अपना काम कर रहा था। उसने जितने भी सवाल पूछे वो आदमी का एक भी जवाब न दे पाया था। तभी गाड़ी वीरान रास्तों पर रवाना हो गई। गाड़ी को रास्ते में रोका गया। एक बूढ़ी 50 साल औरत कार में दाखिल हुई। उसने महीन के नाक के करीब कोई कपड़ा किया, जिसे सूंघते ही वो वहीं बेहोश हो गई। अभी तो वो हैरत से इस औरत को देख रही थी और इस औरत ने फिर थी दिखाते हुए बेहोशी की दवा वाला कपड़ा इसके नाक पर रख दिया। वो समझ ही ना सकी और अपने होशो-हवास से बेगाना होकर उस औरत की गोद में झूल गई, जिसका नाम फरखंदा बेगम था। जब उसे होश आया, पहले तो कुछ भी समझ न सकी और चारपाई पर पड़ी छत को घूरती रही। कमरे में अंधेरा था, एक खिड़की खुली हुई थी, जिसकी वजह से कमरा 2 हिस्सों में बँटा हुआ था। एक तरफ अंधेरा था और दूसरी तरफ हल्की-हल्की रोशनी आ रही थी। वो डर के मारे उठ खड़ी हुई और इर्द-गिर्द का जायज़ा लेने लगी। जैसे ही इसने फर्श पर पाँव रखा, इसने महसूस किया जैसे वो किसी मिट्टी के टीले पर खड़ी हो। शायद कमरे की बहुत अच्छे से सफाई नहीं की गई थी। वो सँभल कर आहिस्ता से चलते हुए खिड़की के पास आई। देखा तो सेन में वही औरत मौजूद थी। उसने दरवाज़ा खोलकर बाहर जाना चाहा तो बाहर से दरवाजे को ताला लगा हुआ था। वो दौड़कर खिड़की की जानिब आई और उस औरत को बुलाने की कोशिश करने लगी। वो औरत ऐसे ज़ाहिर कर रही थी जैसे वो बहरी हो और इसे माहीन की आवाज़ सुनाई ना दे रही हो। तभी उसे दरवाजे के बाहर हलचल महसूस हुई। वो दौड़कर दरवाजे के पास आए। इसे लगा शायद वो औरत दरवाज़ा खोल रही है, मगर जैसे ही दरवाज़ा खुला और इतनी अंधेरे में रहने के बाद जब रोशनी उसकी आंखों से टकराई, तो आंखों पर हाथ रखते हुए वो आहिस्ता से आंखों को खोलते हुए सामने देखने लगी। वो बगैर खुद बेसब्र किए शहरयार दुरानी की जानिब बढ़ी और उसे कहने लगी, चाहते क्या हो तुम? क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? वो हलक के बल चीखी थी। वो मुकाबिल वजूद में कोई हरकत पैदा ना होने हुई, बल्कि वो कमरे में दाखिल हुआ और कमरे को अंदर से ताला लगाने लगा। महीन घबरा गई और उसके सामने आते हुए पूछने लगी, दरवाजे को ताला क्यों लगा रहे हो? और ये तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। उसकी आवाज़ में कपकपाहट थी। शहरयार दुरानी के चेहरे पर तासुरात सर्द हो चुके थे। मैं पूछ रही हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें समझ नहीं आ रहा? तभी इसने शहरयार दुरानी का गिरबान पकड़ा था। जब उसने उसकी कलाई पकड़ते हुए एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके मुँह पर दे मारा। वो बेयकीनी से इसे घूरने लगी। इसकी ज़ुबान बंद हो चुकी थी। मैं तुम्हारा मालिक और तुम मेरे गुलाम हो। तुम्हारे बाप ने तुम्हें मेरे हाथों बेच दिया है। जानती हो तुम्हारे सगे बाप ने तुम्हारी कितनी कीमत लगाई है? 15 लाख। इसने तुम्हें 15 लाख में मुझे बेच दिया है। लफ्ज़ों को चबाते हुए उसने महीन की आँखों में आँखें डाले उसे जवाब दिया था। ये सुनते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी रूह जिस्म का साथ छोड़ चुकी हो। वो लड़खड़ाते हुए नीचे बैठ गई। उसे वो काला बैग याद आने लगा, जो उसके ड्राइवर ने उसे सामने ही इसके बाप को दिया था। 5 मिनट वहीं बैठने के बाद वो जल्दी से उठ खड़ी हुई और शहरयार दुरानी का मुकाबला करते हुए कहने लगी, मैं कोई चीज़ नहीं हूँ जिसे तुम खरीद लोगे। वो गुस्से से चिल्लाई, पर अगले लम्हे मुँह पर पड़ने वाले थप्पड़ से ज़मीन पर औंधे मुँह गिर गई। तुम्हारा बाप तो हमें बेच चुका है और मैं जब एक चीज़ की कीमत अदा कर दूँ, तो उसे ख़त्म तो कर देता हूँ पर आज़ाद नहीं करता। वो ब्लैक वर्ल्ड में राज करने वाला खतरनाक डॉन शहरयार दुरानी था। उसे वैसे भी औरत ज़ात से नफ़रत थी। तुम आज से मेरी रखेल बनोगी। शहरयार की बात पर उस लड़की ने बेख्तियार उसके मुँह पर थप्पड़ मारा था और कहने लगी, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि मैं तुम्हारी रखेल बनूँ। इतना शौक है तो अपनी माँ बहन को क्यों नहीं रख लेते? ये कहते ही शहरयार दुरानी इसके मुँह पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। थप्पड़ पड़ने की वजह से गर्म होते गालों पर वो बेयकीनी से हाथ रखे रोने में मसरूफ़ थी। उसने अपनी मुसीबत को खुद आवाज़ दी। तुम तो ऐसे गुस्सा हो रही हो जैसे रखेल तुम्हारे लिए कोई नया लफ्ज़ हो। मेरा नहीं ख़्याल कि तवाइफ़ और रखेल में कोई फ़र्क होता है। जब तुम तवाइफ़ बन सकती हो तो रखेल क्यों नहीं? शहरयार दुरानी तंज़िया हँसते हुए उसकी जानिब देखने लगा। मैं तवाइफ़ नहीं हूँ, उस औरत ने मुझे अपने झांसे में फँसाया। मुझे मदद का यकीन दिलाया और मुझे अपने साथ उस कोठे पर ले गई। मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं गई थी। वो चीखते हुए अपने आप को सच्चा साबित करने की एक नाकाम कोशिश कर रही थी। मगर सामने भी शहरयार दुरानी था, उसका आज तक बहुत से लोगों से पाला पड़ा था। अच्छा, तो जब मैं तुम्हारे कॉलेज आया था उससे पहले उस तवाइफ़ ने मेरे पास तुम्हारी तस्वीरें कैसे भेज दी कि मैं वक्त गुजारी के लिए जिस तवाइफ पर हाथ रखूं वो मुझे देने को तैयार है। उनमें तुम्हारी तस्वीर भी थी और जब मैंने शराफत से तुम्हारा नंबर मांगा तो तुमने सबके सामने मुझे थप्पड़ मार दिया। तुमने थप्पड़ मार कर खुद अपने लिए ये जहन्नुम खरीदी है। अब खुद ही भुगतो। उसने महीन को ज़ोर से धक्का दिया। उसका सर चारपाई पर जा लगा, मगर उस बात की शहरयार दुरानी को क्या परवाह थी। वो उससे भी बड़ी चोटें सह चुका था और ये उसके लिए मामूली बात थी। वो कमरे से निकल गया। उसका दिमाग ख़राब हो चुका था। गुस्से से उसकी आंखें लाल होने लगी। वो ज़ब्त की आखिरी हदों को छू रहा था। उसके कान साई-साई कर रहे थे। जब से महीन ने उसे माँ-बहन के लकील होने का ताना दिया था, उस वक़्त अपने होशो-हवास खो बैठा था। उसकी बहन भी तो बगैर किसी को इत्तला दिए जलाल कुरैशी की रखेल बनकर रह रही थी। सिर्फ़ अपनी मोहब्बत को पाने के लिए वो उसी दिन मर गया था। अब जब भी कहीं उसकी माँ-बहन का ज़िक्र आता,
तो उसके सामने वही मंज़र घूमने लगता जो 10 साल पुराने थे, मगर हमेशा उसके ज़ख्म ताज़ा कर देते। वो कमरे में तो कुछ और सोच कर गया था, मगर वापसी पर गुस्से से उसका दिमाग का पानी खोलने लगा। वो गुस्से और बेबसी में खुद पर ज़ब्त करते हुए कार में बैठा और फिर उसकी कार बगैर किसी मकसद के सड़कों पर घूमने लगी। जब भी उसे गुस्सा आता वो इतनी तेज़ ड्राइविंग करता कि उसके खिलाफ पुलिस वाले भी कुछ ना कर पाते। कई बार इसका एक्सीडेंट होते-होते बचा था, मगर गुस्से में खुद पर काबू पाने के लिए इसके पास यही वाहिद हल था। सारी रात वो बेमकसद सड़क पर गाड़ी दौड़ाने के बाद जब हवेली पहुंचा तो आलिया बेगम परेशानी से लान में टहल रही थी। वैसे तो शहरयार रात के 10 बजे तक घर आ जाता था, चाहे जितना भी मसरूफ़ क्यों ना हो, क्योंकि वो अपनी माँ का हुक्म नहीं टाल सकता था। 10 बजने के बाद जब वो घर ना आया तो आलिया बेगम को परेशानी होने लगी। वो जानती थी कि वो कहाँ होगा, यकीनन बेमकसद सड़क पर गाड़ी दौड़ा रहा होगा। उसकी माँ थी, जानती थी कि उसे किस बात पर गुस्सा आता है। यकीनन इसकी बहन ज़रा का किसी ने इसके सामने ज़िक्र कर दिया होगा। वो दुनिया में सबसे ज़्यादा औरत ज़ात से नफ़रत करता था, मगर आलिया बेगम ने इससे मोहब्बत की मिसाल थी। वो इसके वालिद की दूसरी बीवी थी, मगर वो जो औरतों की इज़्ज़त करता था उसमें भी आलिया बेगम का हाथ था, वरना उसकी बहन ने जो उसके साथ किया वो औरत ज़ात पर एतबार खो चुका था और वो उसे एक निगाह से देखा करता था। उसकी बहन ज़ारा जो एक शख्स को पाने के लिए उसकी रखेल बनने को तैयार हो गई थी। उसने भाई का मान तोड़कर जलाल कुरैशी के साथ उसके फार्म हाउस पर रहना शुरू कर दिया। वो जानता था कि जलाल कुरैशी उसे संभाल कर रहा है, मगर उसकी बहन ने उस पर एतबार नहीं किया और उसने भाई को धुतकार कर जलाल कुरैशी के साथ रहना पसंद कर दिया। 8 साल हो गए थे उसकी बहन को जलाल कुरैशी के साथ रहते हुए, मगर अभी तक उसने दारा के साथ निकाह नहीं किया था। जलाल कुरैशी की मोहब्बत पाने के लिए ज़ारा रखेल बन गई थी और उसे उसका तो बहुत अफ़सोस था। उसकी माँ ने उसके बाप से तलाक लेकर किसी और से शादी कर ली। वो छोटा था जब ख़ानदान के लोगों के ताने सहते हुए बड़ा हुआ। उसने अपनी बहन को बहुत मोहब्बत दी ताकि उसे किसी और की मोहब्बत की ज़रूरत ना पड़े, मगर उसकी बहन ने उसे धोखा दिया, वो उसे छोड़कर चली गई। तब से उसे यही लगने लगा कि औरत इज़्ज़त से ज़्यादा मोहब्बत को चाहती है और बीवी बनने से ज़्यादा रखेल बनने में ज़्यादा दिलचस्पी रखती है। वो तो उस रोज़ मर गया था। इस रोज़ उसकी माँ ने ये इतराफ़ किया था कि दारा का बाप कबीर दुरानी नहीं बल्कि हाशिम खान है। वो छोटा था मगर बातें समझता था। लोगों ने उस मासूम बच्चे पर ऐसे-ऐसे ताने खींचे कि वो अपनी मौत पर आप ही मरने लगा। वंडरवर्ल्ड का डॉन जिसके बाइस इस मुल्क के खुफिया मामलात तय किए जाते थे, उन सब में मुलविस था। पुलिस के पास इसके खिलाफ सबूत थे, मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो शहरयार दुरानी के बारे में कुछ बोल सके, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जो भी इसके खिलाफ इकदाम करने की कोशिश करता है, उसे खुदकुशी करनी पड़ती है, क्योंकि शहरयार दुरानी किसी को मार नहीं सकता मगर मरवा ज़रूर सकता है। अभी भी वो अपने कमरे में जाकर बैठा था जब आलिया बेगम परेशान होते हुए इसके कमरे में पहुंच गई। वो जो खुद पर ज़ाब्ता किए हुए था, आलिया बेगम को देखते ही उसकी गोद में सर रखकर वो 30 साल मर्द किसी बच्चे की तरह रोने लगा। वो अपनी बहन को मार देना चाहता था, मगर कभी उसकी हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि उसने सबके सामने कहा था कि वो आज भी उसे अपने भाई मानने से इनकार करती है। उसने सुना था बेटी माँ का अक्स होती है और उसने आज देख भी लिया। काफ़ी देर आलिया बेगम से बातें करने के बाद उसे अपना दिल हल्का महसूस हुआ तो वो बेड पर ही सो गया। आलिया बेगम उसके सर में हाथ चलाने लगी। वो जानती थी अगर कभी भी उसे इनकी हकीकत मालूम हो गई, तो वो भी उससे भी नफ़रत करने लगेगा और वो उस दिन से डरती थी जिस दिन उनकी असलियत शरियत दुरानी के सामने आ जाएगी। वो अपने असूलों का पक्का अपनी माँ को भी नहीं छोड़ेगा, जिसने उसे इसकी सगी माँ से भी ज़्यादा प्यार किया था। वो सोकर उठा तो आलिया बेगम अभी तक उसके बालों में हाथ चला रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट रेंग गई थी। तभी आलिया बेगम कहने लगी, कौन है वो लड़की? उसे वहाँ वीराने में क्यों रखा हुआ है? यहीं ले आओ, अगर पसंद है तो बता दो, मैं तुम लोगों की शादी धूमधाम से कराऊंगी। इस बात पर एक बार फिर गुस्सा उस पर गालिब आने लगा। वो जल्दी से उठा बैठा और हड़बड़ाते हुए कहने लगा, माँ ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको पता है ना मुझे लड़की ज़ात से कितनी नफ़रत है। तभी आलिया बेगम कहने लगी, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी रग-रग से वाकिफ़ हूँ। तुम्हारे मोबाइल में मैं उसकी सारी तस्वीरें देख चुकी हूँ, इसलिए मुझसे छुपाओ मत। मेरे कहने पर उस लड़की को यहाँ ले आओ और मैं उसके अलावा कोई बात ना सुनूँ। आलिया बेगम ने प्यार से हुक्म चलाते हुए शहरयार की तरफ देखा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आलिया बेगम को कैसे समझाए। वो उससे मोहब्बत नहीं करता, उसे वो अपनी ज़िद की वजह से लाया है। उसका बाप उसे एक कोठे वाली के हाथों बेच रहा था। उसने उस पर एहसान करते हुए उसे खरीद लिया था। लेकिन उसे मालूम था एक बार आलिया बेगम को जिस बारे में इल्म हो गया और उन्होंने जो हुक्म कर दिया वो अपनी मनवा कर ही रहती थी। मजबूरन उसे फरखंदा बेगम को फ़ोन करके ये कहना पड़ा कि उस लड़की को हवेली ले आओ। वो कभी भी ऐसा नहीं चाहता था, मगर आलिया बेगम के कहने पर वो मजबूर हो गया था। उसने आज तक अपनी माँ का कहा नहीं टाला था। वो कैसे अपनी मनमानी करता, जबकि उसके नज़दीक उसकी लड़की की कोई हैसियत, कोई अहमियत नहीं थी। वो तो बस अपनी माँ को खुश करने के लिए इस हुक्म का पास रख चुका था। 2 घंटे बाद ही माहीन हवेली में मौजूद थी। जैसे ही आलिया बेगम से मिली, हैरान रह गई। उसे लगा जैसे वो उस औरत से पहले भी कहीं मिल चुकी है।
मगर हवेली में पहला दिन था और वो आलिया बेगम को जानती ही नहीं थी, इसलिए उसने खामोशी इख्तियार कर ली। हालाँकि वो उससे बहुत प्यार से बात कर रही थी। उम्र में वो उसकी माँ के जितनी थी, शायद उन्हें देखकर माहीन को अपनी माँ याद आ गई थी, इसलिए उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे पहले भी कहीं देखा हो। अभी वो माहीन से मिली ही थी जब उसे दूर से शहरयार आता हुआ दिखाई दिया। उसने माहीन को ऐसे नज़रअंदाज किया जैसे वो वहाँ खड़ी हुई भी ना हुई। माहीन को बहुत बुरा लगा। पहले ही वो इससे नफ़रत करने लगी थी और अब वो उसे गुस्सा दिलवाने के लिए ये काम कर रहा था। जवाबन महीन ने भी उसे नज़रअंदाज कर दिया। अम्मा, आइंदा आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, घर का सारा काम यही करेगी। शहरयार ने महीन को जताते हुए आलिया बेगम को जवाब दिया। मैं कोई मुलाजमा नहीं हूँ और आपने ये तो अपनी अम्मी को बताया कि मैं आपके दोस्त की बहन हूँ, तो मेहमान से कौन काम करवाता है। उसने तंज़िया जुमला कसते हुए वहाँ से जाना चाहा। जब शहरयार ने कहा, आप मेरे लिए कोई मेहमान नहीं है, और दूसरी बात वो मेरा दोस्त नहीं, मेरा मुलाजिम है, और तीसरी बात मुझे मुखातिब करने से पहले सोच लेना, वरना अंजाम की जिम्मेदारी तुम खुद होगी। तुम जैसी लड़कियों को मैं मुंह लगाना वैसे भी पसंद नहीं करता, समझी? तुम अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से और फरखंदा माई के साथ जाकर हवेली के काम संभालो, और मैं तुम्हें आइंदा यहाँ फारिग बैठा ना देखूँ। मैं यहाँ तुम्हें इसलिए नहीं लाया, तो यहाँ से दोबारा मेरी नज़रों के सामने मत आना, वरना तुम्हारा वो हाल करूँगा कि सारी दुनिया देखेगी। पहले पहल वो बहुत आराम से बात कर रहा था। उसे फिर से कल वाली बात याद आने लगी। उसने सोच लिया था कि वो जलाल कुरैशी को ठिकाने लगा कर रहेगा। उसे अचानक गुस्सा आया और वो अपनी माँ का लिहाज किए बगैर ही माहीन को इतना कुछ कह चुका था। अपनी तरफ से उसके साथ नरमी बरत रहा था, मगर माहीन रोते हुए वहाँ से चली गई, क्योंकि उसे इतनी ज़्यादा बेइज्जती की उम्मीद नहीं थी। पहले उसके बाप ने उसे धोखा दिया और अब शहरयार के रवैये ने उसे बहुत दुःख पहुँचाया था। वो फरगंदा माई के पास आ गई, जो उसकी हवेली के इंतज़ामात समझाने लगी। सारा दिन उसका काम में गुजर गया। वो अपने आंसू छुपाते हुए खुद को मसरूफ़ रखे हुए थी। सारे हवेली के मुलाज़मीन जानते थे कि आज एक नई मुलाज़मा आई है। उसे लफ्ज़ मुलाज़मा बहुत चुभ रहा था, मगर वो मजबूर थी। उसके पास अपनी इज़्ज़त को महफूज़ करने का और कोई ठिकाना नहीं था। उसे लगा शहरयार दुरानी लखेल वाली बात बोल चुका है। ये मुलाज़मा वाला काम भी ज़्यादा मुश्किल नहीं था। शाम को जब वो कपड़े धो रही थी, शहरयार दुरानी के कपड़े के लिए फरखंदा माई वहीं आ गई, जिनसे गोबर की बदबू आ रही थी। शायद भैंसों के फार्म पर गया था, तभी कपड़ों से गोबर की बदबू आ रही है। मगर वो वहाँ क्यों गया था? उसे हैरत हुई थी। गोबर देखकर उसके हवास जाते रहे, मगर वो वहाँ क्यों गया था? गोबर बदबू इसके नथनों से टकरा रही थी। उसे गुस्सा आने लगा। वो ये कपड़े नहीं धोना चाहती थी। फरखंदा माई इसकी हालत समझ चुकी थी, मगर मजबूर थी और जल्दी से बाल्टी में रख के भाग गई। शरियार ने राजदाराना तरीके से जलाल कुरैशी को ठिकाने लगा दिया था और अपनी बहन को लिए हवेली में दाखिल हुआ था। बड़े हाल में से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। माहीन बहुत डरी हुई थी। उसे पहली बार शरियार दुरानी से खौफ महसूस हो रहा था। उसने फरखंदा माई को बुलाया और शहरयार के कपड़े धोने से इनकार कर लिया। अब बगैर इसका जवाब सुने खाना खाने के लिए किचन में जाने लगी। महीन, कपड़े तो तुम्हें धोने पड़ेंगे। छोटे बाबा आज बहुत गुस्से में है। पहले ही उनकी पसंदीदा गाय मर गई है और उसी को ठिकाने लगा कर आ रहे हैं। अगर तुमने उनका कहा ना माना तो फिर मुझे मत कहना। फरखंदा माई ने महीन को समझाते हुए जवाब दिया, मगर महीन ने फरखंदा माई की बात नज़रअंदाज कर दी, जैसे इसने सुना ही ना। रात के 10 बज रहे थे। इसके कमरे में शदीद दर्द हो रहा था और रो रो के आंखें लाल हो रही थी। उसने अपने लिए खाना गर्म किया ही था जब शहरयार गुस्से से तन-फन करता हुआ किचन में दाखिल हुआ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे काम को करने से इनकार करने के लिए? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैंने तुम्हें रखेल बनाकर नहीं रखा, जिसका मतलब ये नहीं कि तुम अब मुझ पर हुक्म चलाओगी या मेरी बराबरी करोगी। तुम्हारी हैसियत इस घर में मुलाजमा की भी नहीं बनती, मगर मैंने ये सब सिर्फ अपनी माँ के लिए किया है, समझी तुम? अभी इस वक्त मेरे लिए चाय बनाओ और मेरे कमरे में दे जाना। वो शदीद गुस्से में था। उसकी आवाज़ किचन में गूंज रही थी। सारे दिन की थकी हारी माहीन की आंखों से आंसू बहने लगे। इससे अच्छी ज़िंदगी तो वो अपने बाप के घर गुजार रही थी। कम अज़ कम उस पे इस तरह हुक्म चलाने वाला या ये सब के सामने ज़लील करने वाला कोई नहीं था। रोते हुए उसने खाना वहीं रखा, चाय बनाकर। जैसे ही वो शहरयार के कमरे में दाखिल हुई, वो ये देखकर हैरान रह गई कि शहरयार कमरे में नहीं था और उसके बेड पर जो लैपटॉप पड़ा था, इस पे जो वीडियो चल रही थी, इसने महीन को हवास बाख्ता कर दिया। इस वीडियो में शहरयार ने जलाल कुरैशी को कुत्ते की मौत मारा था। वो इतनी डर चुकी थी कि चाय की ट्रे इसके हाथ में काँपने लगी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से मतवज्जा होकर शहरयार ड्रेसिंग रूम से बाहर निकला, तो महीन को वो वीडियो देखते हुए पाया। उसे गुस्सा आने लगा कि वो बगैर नाक लिए इसके कमरे में कैसे आ गई? क्या कर रही हो तुम? मुझसे पूछे बगैर मेरे कमरे में कैसे दाखिल हुई? शहरयार ने जुमला इतनी ऊँची आवाज़ में अदा किया कि डर के मारे माहीन के हाथ से ट्रे छूटकर नीचे गिर गई। इसके मुँह से एक चीख निकली थी। शहरयार उसे टुकटुकी बाँधे देखे जा रहा था, जो उसकी वजह से बुरे तरीके से डर गई थी। उसने खौफ के मारे आँखें बंद कर ली और कानों पर हाथ रखा हुआ था। उसका सारा जिस्म काँप रहा था।
एक पल को तो शहरयार को इस पर तरस आया, मगर दूसरे ही पल में उस पर विरासत में मिला हुआ गुस्सा गालिब आ गया। जाओ और मेरे लिए दूसरी चाय बना कर लाओ, और अगर तुमने 5 मिनट में चाय मेरे कमरे में ना पहुंचाई तो अंजाम की जिम्मेदार भी तुम खुद होगी। जाओ यहाँ से। शहरयार ने चिल्लाते हुए महीन को कहा था। वो तो फौरन भागते हुए गई, वहाँ से जाने लगी। जब चप्पल ना पहनने की वजह से कांच का टुकड़ा उसके पैर में चुभा था, वो बगैर उस चीज़ की परवाह किए भागते हुए किचन में चली गई। शहरयार ने जानबूझकर ये जुमले अदा किए थे। उसे पता था महीन पलट कर जवाब ज़रूर देगी। वो पहली औरत थी जो उससे बिल्कुल भी नहीं डरती थी। अगर डर लग भी रहा हो तो जवाब देने से बाज नहीं आती थी। चाय बनाकर वो इसके कमरे में वापस आई तो इसके दीवार घूरते हुए मुस्कुराते पाया। महीन को इस पर बहुत गुस्सा आया। शायद इसको महीन को चुराने में बहुत मज़ा आता था और वह जानबूझकर ये सब कर रहा था। वो गुस्से से भरी हुई अहमद की तरफ आई। वो तो ख्यालों में मुस्कुराता रहा था और उसको देखते ही उसने तासुरात सर्द कर लिए। अगर तुमने आइंदा मेरी नाफरमानी की या फिर मेरा कोई भी काम करने से इनकार दिया तो याद रखना मैं तुम्हें उस घर से निकाल फेंकूंगा। वैसे भी तुम जैसी औरतों का कोई भरोसा नहीं होता। अपने घरों में तुम जैसियों को पनाह देने का मतलब है अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मारना। उसके लहजे की हकारत माइन को बहुत बुरे तरीके से महसूस हुई थी। उसका तो कोई कसूर भी नहीं था, फिर भी उसे बातें सुननी पड़ रही थी। महीन कहने लगी, तुम्हारा मतलब क्या है मुझ जैसी औरत से? समझते क्या हो तुम? दूध के धुले हुए हो, या तुम जैसा पारसा इंसान इस दुनिया में नहीं? बल्कि कहीं ये तो नहीं कि तुम अपने आप को फरिश्ता समझते हो? उसने गुस्से में जवाब दिया। वरना अगर वो शहरयार की सच्चाई जान जाती उसके सामने एक पल के लिए भी ना रुक सकती। मगर वो सच से अनजान इस इंसान से बहस करी थी जिसकी वजह से काली पोशीदा दुनिया अरूज पर थी। शहरयार एकदम संजीदा हो गया। उसने कहा, हाँ, मैं खुद को मौत का फरिश्ता समझता हूँ, अब दफ़ा हो जाओ। आलिया बेगम इस बात से वाकिफ़ थी कि उनकी सगी बेटी है। रात के इस पहर इसे हवेली में पूजा लगाते हुए देख के इनके दिल को बहुत चोट पहुँची थी। वो फ़ौरन इसकी जानिब बढ़ी और कहने लगी, बेटी तुम अभी तक क्यों जाग रही हो? ये कहते हुए उनकी आँखें नमकीन पानी से भर गईं। आंटी वो दरअसल यहाँ मुझसे चाय गिर गई थी, तो वहीं साफ़ साफ़ कर रही थी। माहिन में सादतमंदी से जवाब दिया था, मैं शहरयार की भी अम्मी हूँ और तुम्हारी भी। मैं जानती हूँ वो मेरी वजह से तुमसे शादी का ख्वाहिशमंद है। उन्होंने ये बात बहुत राज़दाराना अंदाज में की थी, मगर ये सुनते ही माहिन के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरे कमरे में आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। माहिन चुपचाप उसके कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद शहरयार भी वहीं आ गया। मैं तुम दोनों को अपनी ज़िंदगी का एक सच बताना चाहती हूँ। मेरे शहर की सगी नहीं सुतीली माँ हूँ, जबकि माहिन मेरी सगी बेटी है। मैं बाज़ार गई थी जब मुझे अगवा कर लिया गया। ये औरतों की बहुत बड़ी स्मगलिंग थी और इस सब के पीछे शहरयार के वालिद कबीर दुरानी का हाथ था। मेरे शोहर फरकान अहमद उन्हीं के यहाँ मुलाजिम थे। जब वो नहीं जानते थे कि उनसे क्या काम करवाया जा रहा है। जब मुझे अगवा किया गया तो मैं वहाँ से भाग निकली। फुरकान अहमद के पास आई तो उसने ये कहकर मुझे घर से निकाल दिया कि मैं किसी और के साथ भाग गई थी और अब मुंह काला करके वापस आई हूँ। इसलिए उसने मुझे घर में कदम रखने भी नहीं दिया। इस बात ने मुझे इतना दुख पहुँचाया कि बस मकसद सड़क पर घूमने लगी। तभी मुझे सड़क पर भागता हुआ एक बच्चा मिला। वो कोई और नहीं, शहरयार था। इसकी माँ इसे छोड़कर जाग चुकी थी और वो नींद में जागा था। उसे लगा कि उसकी माँ तो उसे छोड़ के जा चुकी और खुदा से मुझे दुआ मांग के सोया था कि उसकी माँ खुदा ने मेरी सूरत उसे इसको लौटा दी है। वो बच्चा बज़िद था कि मैं उसके साथ चलूँ। मैंने उससे बहुत प्यार से बात की थी, शायद वो इसलिए मेरी तरफ मुतवज्जा हो गया था। यहाँ आई तो कबीर दुरानी फ़ौरन जान गए कि मैं वही लड़की हूँ जो उन्हें धोखा देकर भागी थी, और मैं जानती हूँ कि वो लड़कियों की स्मगलिंग कर रहे थे। उनकी बीवी की बेवफ़ाई ने उन्हें बहुत दुःख पहुँचाया था। उन्होंने इसके बाद सारी दुनिया से ताल्लुक़ तोड़ लिया और सारे बुरे काम छोड़कर नया बिज़नेस शुरू कर लिया। मैं काफ़ी अरसे तक शहरयार की आया के तौर पर रहती रही। वो मासूम बच्चा जो अक्सर नींदों में डर जाता, अब मैं उसके माँ के फ़राइज़ सरअंजाम दे रही थी। एक रोज़ कबीर दुरानी मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे निकाह की दरख्वास्त की, तो मैंने मंज़ूर कर ली, क्योंकि मेरा शौहर तो मुझे कब का तलाक दे चुका था। बगैर सच्चाई जाने ही उसने मुझे घर से निकाल दिया। मुझे मालूम है माहीन मुझसे नफ़रत करती है और शायद शहरयार भी मुझसे करने लगे, मगर मैं जान चुकी हूँ कि वो सच्चाई से वाकिफ़ है और मेरी वजह से ही वो माहीन को यहाँ लाया है। बेटा, मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ, मगर मेरी सच्चाई जानने के बाद तुम मुझसे नफ़रत करते होगे जैसे तुम बाकी औरतों से करते हो। मुझे माफ़ कर देना। वो रोते हुए शहरयार के सामने हाथ जोड़ गई। मैंने आपको अम्मी कहा नहीं, समझा भी है। आपका जो मकाम मेरे दिल में है, सारी दुनिया की ताकत भी उसमें कमी नहीं ला सकती। और आप गलत नहीं थी, बल्कि आपके साथ तो मेरे वालिद ने गलत किया था और मैं वहीं को पसंद करता हूँ और इससे शादी करना चाहता हूँ। मगर मैंने जितने भी बुरे अमाल किए हैं, नहीं चाहते कि वो कभी महीन के सामने मकाफ़ात अमल बनकर आएँ। इसलिए शादी से डरता हूँ। आपकी खुशी के लिए इसे मैं यहाँ लाया हूँ। अगर आप चाहती हैं कि उससे शादी कर लूँ तो मैं कर लूँगा, मगर मैं आपको दुःख नहीं दे सकता। वो औरत जिसने मेरा हर गम बाँटा, मेरी गमी और खुशी मेरी शरीक रही, मैं उसे कैसे अफ़सरदा देख सकता हूँ? ये कहकर शहरयार आलिया बेगम से लिपट गया। माहीन के कान साँई-साँई कर रहे थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। इतनी बड़ी हकीकत जानने के बाद उसे वक़्त चाहिए था इन सब बातों को समझने के लिए। वो चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली आई। आलिया बेगम ने शहरयार का हाथ पकड़ लिया और उसे कहा कि उसे वक़्त दो,
उससे बहुत बड़ी सच्चाई पता चली है। सारी ज़िंदगी उसका बाप उससे नफ़रत करता रहा और आखिर में दोस्त के कहने पर मैं आकर उसे बेच डाला। उसे वक़्त दो, वो चंद दिनों में ठीक हो जाएगी, वो मेरी बेटी है, मैं उसे समझती हूँ। आलिया बेगम की बात सुनकर शहरयार ने सर झुका लिया और माहीन के जवाब का इंतज़ार करने लगा। जब भी शहरयार उसके सामने आता, माहीन कहीं छुप जाती। एक रोज़ शहरयार सब्र को बिला ताक रखते हुए माहीन के कमरे में चला गया। यहाँ वो सोफ़े पर बैठी कोई मूवी देख रही थी। अचानक शहरयार को अपने कमरे में देखकर वो हड़बड़ा गई और जल्दी से खिड़की के पर्दे के पीछे छुपने की कोशिश करने लगी। शहरयार इसके सामने जा खड़ा हुआ, इसने खुद को पर्दे से ढका हुआ था। मैं तुमसे यहाँ कोई बहस करने नहीं आया। मुझे सिर्फ़ एक बात बता दो, ये तुम मुझसे किस खुशी में छुपती फिर रही हो? शहरयार ने लाख चाहा कि इसके लहज़ा सर्द ना हो, मगर वो ज़ब्त करके थक चुका था, इसलिए इसी कमरे में चला आया था। क्योंकि मुझे आपसे शर्म आती है, आप जाएँ यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। ये कहकर महीन चुप हो गई। महीन की इस बात पर शहरयार मुस्कुराने लगा, लेकिन फ़ौरन से पहले अपने तासुरात छुपाते हुए मसनूई गुस्सा करते हुए कहने लगा, मगर तुम्हें मुझसे शर्म क्यों नहीं आती? आती है। पहले तो नहीं आती थी। पहले तो रात के 10 बजे मेरे कमरे तक आ जाती थी और अब तुम्हें किस चीज़ से शर्म आ रही है? आप चुप रहें, मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं आई थी। आपने चाय का बोला था, मैं सिर्फ़ इसलिए आई थी। समझे? माहीन को इसकी बात पर गुस्सा आ गया था। बुलाया उसने था और अब उस पर इल्ज़ाम लगा रहा था कि वो खुद आई थी। अच्छा जो भी है, मुझसे छुपने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें हवेली में ना देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें सारी ज़िंदगी के लिए इस कमरे में कैद कर दूँगा, फिर छुपती रहना इन पर्दों के पीछे। उसने गुस्से से कहा था। तभी माहीन के कहने लगी, अम्मी ने कहा कि शादी तक हम दोनों एक-दूसरे से पर्दा करें। महीन ने शर्माते हुए इकरार किया था। शहरयार को पहले तो अपने कानों पर यकीन ना आया, मगर जैसे ही उसने सुना, मुस्कुराहट उसके लबों को छू गई, मगर उसने ज़ाहिर नहीं होने दिया। महीन ने जल्दी से दुपट्टे से मुँह छुपाया और उसे धक्का देते हुए बाहर ले गई। शायद होश संभालते हुए शहरयार पहली बार यूँ खिलखिला के हँस रहा था। उसने शहरयार को बाहर निकाल के अंदर से कुंडी लगा ली थी। आलिया बेगम ने शहरयार को हँसते हुए देखा तो दिल ही दिल में उन्होंने बेटे की नज़र उतारी थी, जो उन्हें अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ था। अब तो उनका दामाद भी बनने जा रहा था। 3 महीनों से उस तरह गुजरे, बिल आखिर एक रोज़ उसने शहरयार से शादी की हामी भर ली, क्योंकि वो वापस अपने बाप के पास जा नहीं सकती थी। इतने बरसों बाद उसे माँ का प्यार मिला था, उसे खोना नहीं चाहती थी। आलिया बेगम उसके इस फैसले से बहुत ज़्यादा खुश थी। शहरयार ने माहीन को बहुत आज़माया था। उसे ऐसी बीवी चाहिए थी जो पर्दा करती हो, गैर मर्दों से बेतकल्लुफ़ ना हो और सिर्फ़ उसी की बन के रहे, और माहीन वैसी थी। जैसी बीवी वो चाहता था, वो उसकी आज़माइश पे पूरी उतरी थी। यही वजह थी कि वो जल्द ही उस पत्थर दिल इंसान के दिल में घर कर गई, वरना आज तक बहुत सी औरतों ने उसे अपनी तरफ माइल करना चाहा, मगर वो किसी को भी वो मकाम ना दे सका जो उसने माहीन को दिया था। तो कैसी लगी आप सबको कहानी? थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।